ठीक है ना। फिर देखिए, अगर हम कहानी के देश काल और वातावरण की बात करते हैं तो देश काल और वातावरण में आप ये देखेंगे बेटा कि जो कहानी है हमारी वो पूर्णिया जिले की है, बिहार का पूर्णिया जिला है। तो देश काल और वातावरण के बारे में पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। हालांकि हम लोगों ने 11th में इसको ऑलरेडी जानते हैं हम लोग कि देश काल और वातावरण कहानी का एक तत्व है जिसमें वो किस देश की कहानी है और काल मतलब किस समय की कहानी है और वातावरण आसपास का कैसा है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आपको पता होगा, जब आप कहानी आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बिहार के पूर्णिया जिले, बिहार स्टेट है इंडिया का, उसके पूर्णिया जिले की कहानी जिसको कि हम पूर्णिया जिले कहते हैं, ठीक है, वो कहानी हमारी पूर्णिया जिले की है। तो ये देश का इसमें वर्णन हो गया और इसके ग्रामीण अंचल का वर्णन हुआ है, इसीलिए ये एक आंचलिक कहानी है। किसका वर्णन हुआ है? ग्रामीण अंचल का, इसीलिए ये एक आंचलिक कहानी है। और लेखक ने वातावरण के चित्रण में पूरी तरह से सफलता हासिल की है, क्योंकि वातावरण कैसे किसी कहानी में दिखाया जाएगा, वातावरण इस तरह से दिखाया जाएगा कि किस तरह का परिप्रेक्ष्य चित्रित हो रहा है, किस तरह के लोग वेशभूषा पहन रहे हैं, किस तरह की भाषा बोल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ग्रामीणों का जो ग्रामीण का चित्र वातावरण, प्राकृतिक वातावरण दिखाया गया है कहानी में, वो भी ग्रामीण है। और जो लोग भाषा बोल रहे हैं वो भी आंचलिक भाषाओं का प्रयोग है। अभी आपको मैंने संवाद में ये चीज़ बताई है कि उसका प्रयोग किया है। और उसके बाद जो है वो जो उसका वेशभूषा है लोगों की, वो भी ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से संबंधित है। और जो वातावरण वहाँ पर है कि ग्रामीणों का आपसी व्यवहार एक दूसरे से, जो उनकी दलगत राजनीति है या जो वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति रखते हैं और स्वयं को ऊंचा दिखाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ये सारी चीज़ें कहानी के एक बहुत सुंदर आंचलिक वातावरण को प्रकट करती हैं। और इसी तरह से उन्होंने ये सब चीज़ें दिखा करके कि लोगों में अंधविश्वास है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष है और स्वयं को ऊंचा उठाना, और सबसे पहले हमारे टोली में ही पंचलाइट आएगी और पंचलाइट को जलाया जाएगा तो हमारी टोली महान बनेगी। तो ये सब चीज़ें जो वातावरण का सृजन कर रही हैं, और ये चीजें कहानी के वातावरण को बहुत ही सजीव बना रही हैं। इसी तरह से इन्होंने इन दृश्यों का चित्रण बहुत कुशलता से किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि देश काल और वातावरण के चित्रण में यहाँ जो लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु जी, उनको पूरी सफलता इसमें मिली है। और जो इसी तरह से आप एक वातावरण में एक वो सीन जो है जिसमें जो कीर्तन का सीन है, जिसमें कि जब पंचलाइट लाई जाती है गांव में और उसके पहले और उसके बाद में जब उसको बालना होता है अर्थात उसको जलाना होता है, तो किस तरह से जनसमूह को इकट्ठा किया जाता है और फिर कीर्तन की बात की जाती है। और कीर्तन में भी ये कहा जाता है, आपको मैंने भी इसके पहले वाले वीडियो में कहानी में बताया कि जो बेसुरा गाएंगे वो नहीं गाएंगे भजन को, सुर वाले ही आज भजन को गाएंगे, ताकि इन चीज़ों का ये पंचलाइट हमारे गाँव के लिए और हमारी टोली के लिए शुभ हो। तो ये भी सारे एग्जाम्पल्स आप इसमें आराम से दे सकते हैं। उसके बाद आपको ये भी एक आप और एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो ये खरीदने के समय जो मोल तोल हुआ है कि कितने में लालटेन या कितने में पंचलाइट मिलेगी। तो ये 3 तत्व जो हैं देश काल और वातावरण, इसका आप इस तरीके से बेटा वर्णन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आती है भाषा और शैली। अब ये बहुत ही एक खूबसूरत बात है इस कहानी की कि कहानी में जो भाषा और शैली है वो पूरी तरह से जो है वो आंचलिक भाषा का प्रयोग किया गया है। जहाँ पर भी संवाद आप देखेंगे वहाँ पर संवादों में आंचलिक भाषा का प्रयोग किया गया है। और ये क्यों किया गया है ये आप बताएंगे अगर आपसे पूछा जाता है कि कहानी की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए या कहानी के तत्वों के अंतर्गत भाषा शैली आती है। और अगर आ जाता है क्वेश्चन, मैंने आपको अभी बताया इसके पहले कि यदि ये क्वेश्चन आता है कि कहानी के तत्वों के आधार पर हम कैसे समीक्षा करें, तो भाषा शैली भी उसका एक मुख्य तत्व है। तो इसमें हम ये बताएंगे कि जो आंचलिक भाषा है उसका खुलकर प्रयोग
हुआ है। और इसके लिए आपको शब्दों को नोट कर लीजिएगा, ये वीडियो फिर से देखिएगा, मैं धीरे धीरे आपको बता रही हूँ। जैसे इसमें कुछ विकृत शब्द आए हैं, कुछ विकृत शब्दावली का प्रयोग हुआ है। विकृत शब्दावली कौन सी शब्दावली है? ये विकृत मतलब होता है टूटे फूटे। विकृत मतलब क्या होता है? वो शब्द जो कि टूटे फूटे होते हैं, वो शब्द जो कि टूटे फूटे होते हैं। तो उन टूटे फूटे शब्दों का प्रयोग इसमें हुआ है। तो इसमें हम फॉर एग्जाम्पल आपको बताएंगे कि विकृत शब्द कौन से हैं। जैसे कि पुण्याह है ना, पुण्याह मतलब होता है किसी चीज का पूर्ण होना या किसी चीज का किसी चीज की पूर्ण सफलता या उसका शुभ होना। तो एक पुण्याह शब्द हो गया आपका। दूसरा भगतिया, पच्छक, पप्पू, इस तरह के जो शब्द हैं, भगतिया, पच्छक, पप्पू, ये सारे जो शब्द हैं ये आपके कहे जाएंगे कि ये आपकी कहानी को एक ऐसा मोड़ दे रहे हैं जो कि विकृत शब्दों की को उत्पन्न कर रही है कहानी, आंचलिक शब्दों के आधार पर। ठीक है, इसके बाद आप अंग्रेजी शब्दों के विकृत शब्द, मतलब जो अंग्रेजी शब्दों को इन्होंने तोड़ मरोड़ दिया है, जिसमें कि आपका आता है बैकॉट। जैसे बाइकॉट शब्द होता है तो इसको ये बैकॉट कहते हैं। और इसी तरह से स्प्रिट को, जब स्प्रिट जलाने से जलाने की बात होती है पंच लाइट को, तो आपने कहानी में देखा होगा कि इसको हम स्पिरिट, ये शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। इसी तरह से ग्रामीण मुहावरों का प्रयोग किया गया है भाषा में, आप ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि भाषा इसकी कई बार पूछी जाती है, इसलिए मैं डिटेल में आपको बता रही हूँ कि आप कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाषा के आधार पर ये सिद्ध कीजिए कि ये एक आंचलिक कहानी है, इसलिए मैं आपको इसको डिटेल में बता रही हूँ। ठीक है, तो जब आप खुद भी कहानी पढ़ेंगे एक बार जरूर पढ़िए कहानी, क्योंकि उससे आप अपने भी शब्द और सृजित कर सकते हैं, और शब्द आपको जो ग्रामीण बोलचाल के लग रहे हैं, जो आपको सरल लगे। ये मुझे लगा कि आपको सरल लगेंगे और बच्चे इनको जल्दी लर्न कर लेते हैं, इसलिए मैं ये शब्द आपको बता रही हूँ। लेकिन नेचुरल है कि अगर आप, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप किसी कहानी को पूरा पढ़ करके और उसके बाद स्वयं पढ़ते हैं हमारे पढ़ाने के बाद या उसके पहले, तो आपको आंसर्स लिखने में ज़्यादा आसानी होती है ना। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। और कुछ शब्द मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मुहावरों में नेम, टेम, डेढ़, बेड़ आदि इन शब्दों का प्रयोग भी इन्होंने किया है। और अशुद्ध वाक्य जो कहानी में बोले गए हैं, जैसे कि कितने में लालटेन खरीद हुआ मैं तो ये जो वर्ड है, ये जो सेंटेंस है, कितने में लालटेन खरीद हुआ मैं तो, क्योंकि अगर हम जनरली किसी चीज की कीमत पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि कितने में लालटेन खरीदी गई है ना, या कितने पैसे की है। लेकिन यहाँ पर जो ये कहा जा रहा है कि कितने में लालटेन खरीद हुआ मैं तो ये एक अशुद्ध वाक्य ग्रामर की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से है। इसी प्रकार से दीवान जी जो अलबत्ता शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वो भी हम ये कह सकते हैं कि भाषा को में आंचलिक भाषा की सजीवता लाता है ना। जैसे हम लोग जैसे परहैप्स शब्द का प्रयोग करते हैं इंग्लिश में, या मीनवाइल शब्द का प्रयोग करते हैं, इसी तरह से अलबत्ता शब्द का प्रयोग उन्होंने एक किया है, जो कि भाषा में और अधिक सजीवता ला रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक यहाँ पर एक वाक्य पढ़ के बता रही हूँ, इसको आप अपनी कहानी में ढूंढेंगे, जो कि आपकी भाषा के लिए काफी जो है वो अच्छा वाक्य कहा जाएगा। इसको आप रट सकते हैं अपने आंसर को और बढ़िया बनाने के लिए। उदाहरण के लिए, टोले के कीर्तन मंडली के मूलगैन ने अपने भगतिया पच्छकों को समझाकर कहा, देखो आज पंचलाट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोगों से पहले ही कह देता हूँ, आज यदि आखिर धरने में डेढ़ बेड़ हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बैकॉट। तो ये सेंटेंस मैंने इसलिए ढूंढा है क्योंकि इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि इंग्लिश के भी शब्द हैं, और जैसे मूलगैन शब्द है, बैकॉट है, पंचलैट है, ये अंग्रेजी भाषा के शब्दों को इन्होंने तोड़ा मोड़ा है। और भगतिया पच्छक शब्द जो हैं ये हमारी भाषा के, आर्य भाषा के या हिंदी भाषा के शब्द हैं, जिनको इन्होंने विकृत भाव में कहा है। डेढ़ बेढ़, ये जितने भी सेंटेंस, जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको पहले दिए हैं, वो सारे के सारे अधिकतर एग्जाम्पल्स इस पूरे सेंटेंस में आते हैं। तो इस तरह से आप अपने आंसर को और भी बढ़िया बना सकते हैं। समझ में आया? और भी आप ये कह सकते हैं कि चूंकि कहानी भाषा शैली में आप एक चीज और भी लिख सकते हैं कि भाषा कहानी चूंकि बहुत ही मनोरंजक ढंग से लिखी गई है और विशिष्ट शैली में लिखी गई है, और इसमें हास्य और व्यंग के गुणों के साथ साथ, जो हास्य और व्यंग कहानी में हुआ है उसके गुणों के साथ साथ ग्रामीणों की जो अशिक्षा है, उनका जो
एक दूसरे के प्रति व्यवहार है जो कि बहुत ही व्यवहारिक बन पड़ा है इस कहानी में, और जो दलबंदी है उसका सजीव और अत्यंत सुंदर और मनमोहक चित्रण यहाँ पर कहानी में किया गया है। और जो जहाँ तक शैली की बात है तो हम इसको वर्णात्मक शैली की कहानी कह सकते हैं, जिसमें कि चित्रोपमता भी है, संगीतात्मकता भी है, व्यंग्यात्मकता भी है और अलंकारिकता भी है। इन अच्छे शब्दों को मैं फिर से एक बार बता दे रही हूँ, आप नोट कर लेंगे, थोड़े कठिन शब्द हैं, कि एक ऐसी शैली का, एक ऐसी वर्णात्मक शैली का प्रयोग है जिसमें कि चित्रोपमता भी है, संगीतात्मकता भी है, व्यंग्यात्मकता भी है और अलंकारिकता भी भाषा में है। ठीक है, तो ये आपका एक तत्व और हो गया। उसके बाद उद्देश्य, तो उद्देश्य क्या है कहानी का? तो कहानी का उद्देश्य भी मैंने आपको इसके पहले जब कहानी शुरू की थी तो थोड़ा सा बताया था। चलिए उसको भी डिटेल में हम सुनते हैं, क्योंकि कई बार उद्देश्य का क्वेश्चन अलग से आ जाता है कि आप पंचलाइट कहानी का उद्देश्य प्रकट कीजिए, या नामकरण की सार्थकता को बताते हुए पंचलाइट कहानी का उद्देश्य बताइए, या आप उद्देश्य प्रकट कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो कहानी है हमारी, ये आंचलिक कहानियों की एक ऐसी कहानी का उदाहरण है कि वैसे तो आंचलिक शब्द का प्रयोग अधिकतर जो लेखक लोग होते हैं वो उपन्यासों के लिए आंचलिक उपन्यास लिखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कहानी आंचलिक लिखी गई है। तो इस छोटी सी कहानी में ही उन्होंने जो ग्रामीण पक्ष है, जो गांव है, उसकी अच्छाइयों और बुराइयों का पूरी तरह से समावेश कर दिया है और उस पूरे अंचल को ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया है। और यही उस लेखक का उद्देश्य भी यहाँ पर है। हमारे गांवों में जो जाति के आधार पर जो वो एक दूसरे को का विभाजन किया जाता है और टोलियां बनाई जाती हैं, रसूख के हिसाब से, रसूख मतलब रुपया पैसा के हिसाब से बनाई जाती हैं, जाति पाति धर्म के हिसाब से बनाई जाती हैं, और जो उनकी दलगत राजनीति होती है, उनमें जो आपसी दलबंदी होती है, उन सबको बहुत अच्छे से चित्रित किया गया है। उनकी अशिक्षा को दिखाया गया है, उनको उनकी अंधविश्वासों को दिखाया गया कि किस तरह से जो ग्रामीण लोग होते हैं वो विचारों में उनकी जो संकीर्णता पाई जाती है और जो जातिवाद उनमें कूट कूट के भरा होता है, इन सब बातों का एकदम ज्वलंत उदाहरण ये कहानी है। और इस चीज को प्रकट करना ही कहानीकार का यहाँ उद्देश्य है। ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको पहले भी 11th में बताया था कि यहाँ पर आपको मॉरल नहीं लिखना है कहानी का, कि इस कहानी से हमको ये नैतिक शिक्षा मिलती है, ये बिल्कुल आपको नहीं लिखना है। जब ये बच्चे अक्सर बेटा गलती कर देते हैं, आपको मैंने ये 11th में ही बताया था कि ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। उद्देश्य क्या है कहानी का? तो चीज वही होती है जो हमें शिक्षा मिलेगी, वही तो हमारा मतलब जो हम आपको शिक्षा देंगे, आप इसको इस तरह से समझिए कि जो हम आपको शिक्षा देंगे उसका उद्देश्य प्रकट करना ही कहानीकार का मुख्य उद्देश्य होगा। जो हम शिक्षा देंगे आपको, उसको बताना ही हमारा मुख्य उद्देश्य होगा। आपको बताना हमारा जो है वो मुख्य उद्देश्य होगा। तो उसी चीज को यहाँ पर प्रकट किया गया है, उसी चीज को यहाँ पर प्रकट किया गया है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो आंचलिक कहानी हमारी है पंचलाइट, वो एक तरह से अपने विशिष्ट गुणों के कारण जो है वो एक आंचलिक कहानी बनी हुई है। और उसके जो विशिष्ट गुण हैं उसमें आंचलिक संस्कृति की जो दुर्बलताएं हैं और जो विशेषताएं हैं उनको ले करके उसका बहुत ही मनोरम और मनोहारी वर्णन और वास्तविक चित्रण जो है वो यहाँ पर कथाकार ने प्रस्तुत किया है। तो वो अपनी विशिष्टताओं और अपनी दुर्बलताओं के कारण एक विशिष्ट कहानी बनी हुई है। और आप एक चीज आप ये भी जनरल नॉलेज की बात जानिए, या हिंदी लिटरेचर की एक बड़ी बात, कि ये फणीश्वरनाथ रेणु जी की प्रतिनिधि कहानी कही जाती है। इस कहानी से वो जाने जाते, जैसे उनका जो उपन्यास है मैला आंचल, उसी तरह से ये जो कहानी है पंचलाइट, ये उनकी एक प्रतिनिधि कहानी कही जाती है। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि जब हम कहानी के तत्वों के आधार पर कहानी की व्याख्या करेंगे
देखेंगे तो उसमें कौन कौन से तत्व होंगे। सबसे पहले उसका शीर्षक होगा। चलिए एक रिकैप करते हैं फटाफट। पहले उसमें शीर्षक होगा, फिर उसमें कथानक होगा, फिर पात्र और चरित्र चित्रण होगा, उसके बाद कथोपकथन होगा, फिर देश काल, और यहाँ तक मैंने आपको कल बताया था, फिर देश काल और वातावरण, और फिर उसके बाद उद्देश्य और भाषा शैली। देश काल, वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य, ये मैंने आज आपको बताया। ठीक है, तो ये कहानी के तत्वों के आधार पर इसकी विशेषता होगी। फिर बेटा कई बार ये भी पूछ लिया जाता है आपसे इस कहानी में कि आप सिद्ध कीजिए कि ये एक आंचलिक कहानी है, और आंचलिक कहानी या आंचलिक कहानी से क्या तात्पर्य होता है, और आंचलिक कहानी के आधार पर इस कहानी को आप स्पष्ट कीजिए। तो जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आप इसका आंसर कैसे देंगे वो आपको बताती हूँ कि जो आंचलिक शब्द का प्रयोग है, जो आंचलिक शब्द का प्रयोग है वो आप ऐसा उसको बताएंगे कि जो आंचलिक शब्द का प्रयोग है वो प्रायः उपन्यास के लिए किया जाता है, और जब वो किसी अंचल विशेष पर लिखा जाता है तब। लेकिन अब आधुनिक काल में जो ये आपका काव्य है, कहानियाँ हैं, नाटक हैं, निबंध है ना, या कविता है, इसके लिए भी हम आंचलिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आंचलिक शब्द का प्रयोग करते हैं, और आंचलिक शब्द के संदर्भ में अब हम कहानियों को भी और इन सारी विधाओं को भी गद्य की इन सारी विधाओं को भी हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये जो आंचलिक शब्द है, ये इसका मतलब क्या है? आंचलिक शब्द का मतलब ये होता है कि जब हम किसी अंचल विशेष या क्षेत्र विशेष की बात करते हैं तो उसको हम आंचलिक कहानी कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे कि जैसे अगर आप गोरखपुर पे एक कहानी लिखेंगे तो गोरखपुर एक सिटी की कहानी होगी। गोरखपुर किसकी कहानी होगी? एक सिटी की कहानी होगी। लेकिन जब हम गोरखपुर के आसपास के क्षेत्र, और याद रखिए कि वो आसपास का क्षेत्र महाराजगंज या कुशीनगर नहीं होगा, बल्कि गोरखपुर से मिला हुआ वो एरिया, ध्यान से सुनिएगा, गोरखपुर से मिला हुआ वो एरिया जो कि ये गोरखपुर और महाराजगंज के बीच का होगा और गोरखपुर से जुड़ा होगा, ना कि महाराजगंज से। गोरखपुर की साइड का एरिया जो कि गोरखपुर की तरफ से, जैसे गोरखपुर के पास में देवरिया पड़ता है, तो जो देवरिया बाईपास से संबंधित या देवरिया बाईपास के आगे जो एरिया होंगे देवरिया तक के, वो अंचल विशेष कहे जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो जैसे, और इसका आप एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं कि जैसे कि साड़ी में आंचल जुड़ा रहता है, जैसे कि साड़ी का ये जैसे हमारा आंचल है, तो जिस तरह से साड़ी में आंचल जुड़ा रहता है, उसी तरह से जो मेन गांव है, मेन शहर है आपका, उससे जो जुड़ा हुआ इलाका होता है उसको हम अंचल कहते हैं। जिस तरह से साड़ी का आंचल शब्द से ही, अंचल शब्द से ही एक्चुअली आंचल बना है, अंचल शब्द से ही एक्चुअली आंचल बना है। तो अंचल वही ग्रामीण क्षेत्र हुआ या वो पर्टिकुलर क्षेत्र हुआ या क्षेत्र विशेष हुआ जो कि किसी बड़ी सिटी से या बड़े शहर से जुड़ा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? अब ये तो आप आंचलिक कहानी का अर्थ बताएंगे। इसके बाद फिर आप बताएंगे ये जो आलोच्य कहानी है, मतलब जो पढ़ाई जाने वाली कहानी है, इसमें हम बिहार प्रदेश के पूर्णिया जिले का वर्णन कर रहे हैं कहानी में, और इसके ग्रामीण क्षेत्र का वर्णन कर रहे हैं, और उसका बिल्कुल यथार्थ चित्रण चूंकि कथाकार कर रहे हैं, और इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र है उसकी सामाजिक परिस्थितियों और उसके ग्रामीण अंचल का बहुत ही सजीव वर्णन किया गया है, और आप उनमें फिर से वही सारी चीज़ें बताएंगे जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, कि जिसमें गांव वालों की मनोवृत्तियों पर विशेष रूप से बात की गई है। और गांव वालों की मनोवृत्तियाँ क्या हैं? वही उनका परस्पर विद्वेष, ईर्ष्या, रूढ़िवादिता, इन सब से भरपूर हैं वो लोग, और वो टोलियों में और समूहों में बटे हुए हैं। और पंचलाइट कहानी में जो ग्रामीण जनता है उसकी जो थोथी मान्यताएं हैं उन पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। थोथी मान्यताएं हम क्यों कह रहे हैं उसको? थोथी मान्यताएं हम इसलिए कह रहे हैं थोथी मान्यताएं क्योंकि देखिए, अगर ये जो गोधन को गांव से निकालना है, मतलब गांव से हुक्का पानी उसका बंद करना है, और फिर अपनी ज़रूरत पड़ने पर गोधन को फिर से वापस बुला लिया जा रहा है, गोधन को वापस से बुला लिया जा रहा है अपने पास, और उससे दलगत राजनीति के अंतर्गत या दूसरों के सामने अपने आप को ऊंचा प्रदर्शित करने के लिए महतो टोली के लोग उसका हुक्का पानी खोल दे रहे हैं, और फिर से उसको जा करके अपनी टोली में शामिल कर ले रहे हैं। तो ये थोथी मान्यता है। अगर उनका इतना, ये थोथी मान्यता है कि
हम उस बात को नहीं मान रहे हैं और फिर जब अपना काम पड़ रहा है तो उसको मान भी ले रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक तरह से धोखा है, थोथी मान्यता है। अगर ये इस तरह की कोई बहुत ही वो अगर अपने उस पर दृढ़ होते कि नहीं हम गोधन को नहीं बुलाएं, अगर इस कहानी को इस तरह से कहा जाता कि नहीं हम गोधन को नहीं बुलाएंगे, भले ही दूसरे लोगों के सामने हमारी इंसल्ट हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी, हमको नीचा माना जाएगा, लेकिन हम अपनी मान्यताओं पर, अपने सिद्धांतों पर खरे उतरेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम जो सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं वो सही है। तो वो थोथे नहीं कहलाते हैं, वो सही कहलाते हैं, वो सच कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर ग्रामीण लोग अपनी स्वार्थ के लिए और अपने दल को ऊंचा उठाने के लिए गोधन को दोबारा से अपने समूह में शामिल कर रहे हैं, जो कि इस चीज़ का परिचायक है कि इनकी जो मान्यताएं हैं वो थोथी मान्यताएं हैं। और आप ये लिखेंगे अपने आंसर में कि थोथी मान्यताओं का बहुत सजीव और यथार्थ चित्रण जो है वो प्रस्तुत किया गया है। रीति रिवाजों का, अंधविश्वासों का सजीव चित्र इस कहानी में प्रस्तुत किया गया है। और गांव वालों का जो पूजन है कि किस तरह से वो पूजन की पद्धति अपनाते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रसाद वितरण है, ये सब इसके पुष्ट प्रमाण है कि ये एक उस अंचल विशेष की सारी मान्यताओं को बता रही है। तो ये एक महत्वपूर्ण कहानी है। उसके बाद इसमें क्षेत्रीय, आप इसमें ये भी लिखेंगे जो आपको मैंने संवाद, और देखिए चीजें वही हैं, बस मैंने आपको ये कहानी पढ़ाते समय पहले भी कहानियों में बताया है, पहले की कहानियों में भी, कि चीजें बातें वही रहती है। लिटरेचर में बस शब्दों को घुमाना होता है ना। चीजें, कंटेंट तो आपके बेटा वही रहेंगे, लेकिन आप अपने आंसर को उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो मोड़ देंगे। जैसे कि आप जब फिजिक्स करते हैं, या जब आप कॉमर्स का कोई क्वेश्चन करते हैं, या जब आपको हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन दिया जाता है और क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है, तो आप अपने आंसर को उसी हिसाब से घुमा देते हैं। आप मैथ्स में या फिजिक्स में कॉन्सेप्ट देखते हैं, मैथ्स में आप ट्रिक देखते हैं, है ना। केमिस्ट्री में आप इक्वेशन लगाते हैं। इसी तरह से आप कॉमर्स में और आर्ट्स में अपनी बेसिक तो वही रखते हैं, अपने आंसर को उस तरह से घुमाते हैं। तो इसी तरह से हिंदी लिटरेचर भी है। हिंदी लिटरेचर कोई अलग चीज नहीं है, बस इसमें बात को आपको घुमा देना है। तो भाषा और संवाद की जो बातें मैंने आपको बताई, अगर मान लीजिए एक ही क्वेश्चन आ जाता है कि आप सिद्ध कीजिए कि एक आंचलिक कहानी है, तो भाषा और संवाद की बात को भी आप इस तरह से यहाँ पर बोलेंगे कि आंचलिक कहानी में जिस तरह से क्षेत्रीय बोलियों और आंचलिकता का प्रयोग होता है, मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग होता है, शब्दों को तोड़ मरोड़ करके विकृत रूप में प्रकट किया जाता है, उसी तरह से इस कहानी में भी किया गया है। तो हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि ये आंचलिक कहानी है। और जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको अभी दिए थे ना कहानी के तत्वों में, उन्हीं एग्जाम्पल्स को आप यहाँ पर भी एज इट इज लिखेंगे जब आप क्षेत्रीय भाषा और मुहावरों वाली बात करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो कहानीकार हैं, इन्होंने एक बहुत ही सफल कहानी लिखी है और इन्होंने आंचलिकता का पूर्ण रूप से निर्वाह किया है, और निश्चय ही ये एक सफल आंचलिक कहानी है। इस तरह से आप अपने आंसर को और बढ़िया बना सकते हैं कि कहानीकार ने इसका सफल निर्वाह किया है, और निश्चित रूप से ये एक सफल आंचलिक कहानी के सारे पैरामीटर्स को, उसके सारे मापों को पूर्ण करती है। समझ में आ गया? इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें, और तो अभी हमने आपको हमारे 3 क्वेश्चन बने कि एक तो कहानी का आपको कहानी का सारांश बताया। सबसे पहले मैंने आपको उसके 4 क्वेश्चन बताए। उसके बाद मैंने आपको कहानी का शीर्षक और नामकरण बताया। उसके बाद कहानीकार के तत्वों के हिसाब से कहानी की समीक्षा करना आपको बताया। उसके बाद कहानी का उद्देश्य भी उसमें आ गया, वो क्वेश्चन उसी में समाहित है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आपको बताया कि कहानी एक आंचलिक कहानी है, इसे सिद्ध कीजिए। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट द क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बनता है कि मुन्नरी का चरित्र चित्रण भी कभी कभी आपसे पूछा जाता है। तो आप ये बताएंगे कि मुन्नरी, तो देखिए वैसे तो कहानी में बहुत ज्यादा पात्र हैं बेटा, लेकिन मुन्नरी इस कहानी का एक महत्वपूर्ण स्त्री पात्र है, ये आप बताएंगे। और ये सर्वाधिक आकर्षक स्त्री पात्र है इस कहानी का। और इसके चरित्र की जो विशेषताएं हैं वो आप बताएंगे कि सबसे पहले तो इसका मोहक सौंदर्य, गांव में जितनी भी स्त्रियां हैं, जितने भी बाकी लोग हैं, उनसे ज्यादा सुंदर मुन्नरी को कहानीकार यहाँ पर बता रहे हैं। मुन्नरी को कहानीकार यहाँ पर उनसे जो है वो ज्यादा सुंदर बता रहे हैं, उससे ज्यादा
खूबसूरत है वो तभी गोधन जो है वो उसकी ओर आकर्षित होता है, जबकि वो दूसरे गांव का है लेकिन वो इसी गांव में आकर के बस जाता है, इस पुनिया गांव में, क्योंकि वो मुनरी को पसंद करता है और उससे प्रेम करता है। फिर आप ये भी बताएंगे कि वो एक परंपरावादी स्त्री है। परंपरावादी स्त्री के बारे में आप क्या कहेंगे कि परंपरावादी स्त्री है, गोधन जो है वो दूसरी टोली का है, दूसरे गांव का है, मनी मन मुनरी उसको चाहती है लेकिन फिर भी मुनरी अपनी चाहत का उसके सामने वो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करती है, क्योंकि वो एक परंपरागत स्त्री है और वो प्रेम की लज्जा रखना जानती है, मतलब प्रेम की लाज रखना, और सबके सामने वो गाती नहीं है कि मैं उसे प्रेम करती हूँ। इसी लज्जा से एक और भी उसके चरित्र की विशेषता नजर आती है कि वो एक लज्जाशीला युवती है। लज्जाशील कैसे है कि वो लज्जा और संकोच की भावना से भरी हुई है। वो गोधन को बहुत पसंद भी करती है, गोधन को प्रेम करती है, गोधन के प्रति उसके मन में कोमल मधुर भावनाएं हैं, लेकिन जब उसे पता चलता है कि पंचलाइट को नहीं ये एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हैं कि जब उसे पता चलता है कि पंचलाइट को गोधन के अलावा कोई भी जलाना नहीं जान रहा और गोधन ही एकमात्र ऐसा पुरुष है इस गांव का जो कि जानता है, तो भी वो पंचायत के सामने डायरेक्ट अपना प्रत्यक्ष रूप से नहीं बोलती है, बल्कि वो गुलरी से बोलती है और काकी से बोलती है कि आप ये समझिए, आप मतलब उनके द्वारा ये संदेश देती है कि गोधन इस लालटेन को बाल सकता है या गोधन इस पेट्रोमैक्स को या पंचलाइट को जला सकता है। तो इस तरह से वो एक लज्जा से भरी हुई स्त्री है जो कि अपनी परंपरा का निर्वाह पूरी तरह से करती है, और वो लज्जावश ये सूचना नहीं देती है जबकि उसको पता है कि पंचलाइट का जलना कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, और वो अपनी सहेली से और सहेली फिर काकी से उस बात को कह देती है। इसके बाद उसका प्रेमिका होना भी उसके चरित्र का एक महत्वपूर्ण गुण है कि वो गोधन से जो है वो बहुत प्रेम करती है, और वो जब वो सलीमा का गाना गाता है तो उस पर वो रीझती है, उस पर वो खुश होती है, और गोधन के गुणों के प्रति उसको अनुराग है। वो इस बात से प्रेम करती है और इस बात पर उसको गर्व है कि इस पूरे गांव में गोधन के अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि उस पंचलाइट को बालना या जलाना जानता है। ठीक है, उसके बाद एक चतुरता और चंचलता भी उसके व्यक्तित्व में है जो कि उसका मुख्य गुण है कि वो चतुर है और चंचल है। ठीक है, वो कैसे, और मतलब चतुर क्यों कह रहे हैं कि मतलब वो एक बुद्धिमान स्त्री है। वो पंचलाइट जलाने की समस्या गांव की एक विकट समस्या है उस महतो टोली के लिए, लेकिन फिर भी बहुत चतुराई से उसका समाधान करती है, और वो स्वयं ना कह करके बल्कि अपनी सहेली गुलरी को ये बात बताती है और काकी को ये बात गुलरी के द्वारा बताती है कि जो गोधन है वो इस लालटेन को जला सकता है या पंचलाइट को जला सकता है, और अपनी चतुरता के बल पर वो गोधन को छुड़ा लेती है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपनी चतुरता के बल पर अगर वो शायद स्वयं कह देती तो शायद गांव के लोग और उससे उसके गोधन के प्रति और उसके प्रेम के प्रति और उसके विरोधी हो जाते, लेकिन वो स्वयं जा करके ये बात ना कह करके ये बात अपनी दोस्त से कहलवाती है और बहुत ही चतुराई से गोधन के एक अच्छे गुण को पंचायत के सामने रखती है, और पंचायत भी अपनी इज्जत को बचाने के लिए गोधन को पूर्ण सम्मान देते हुए उसका हुक्का पानी खोल देती है, और उससे गोधन से भी लास्ट में आप देखते हैं कि कहानी में यही कहा जाता है कि तुम मस्त अपना जीवन जियो और खूब गाओ सलीमा का गाना। तो इस प्रकार से वो गोधन को भी छुड़ा देती है, और वास्तव में वो एक आदर्श जो ग्राम बाला का गुण होता है वो गोधन में की प्रेमिका मुनरी में देखा जाता है। तो मैंने आपको ये कहानी बहुत अच्छे से बता दी है। इस कहानी का जो एक इंट्रोडक्शन आपको मैं भेजूंगी और इसका कहानी का उद्देश्य भी आपको मैं इसके नोट्स प्रोवाइड करूंगी, और कहानी को लिखने के लिए मेन पॉइंट्स आपको मैं भेज दूंगी। उसकी सहायता से ही आपका होमवर्क रहेगा कि इस कहानी को आप अपने शब्दों में पढ़ करके लिखिए। तो कहानी बहुत सिंपल है, बहुत अच्छी है और बहुत इंटरेस्टिंग है, कौतूहल है कहानी में, और कहानी में एक रोचकता है। कहानी जो है वो एक सुंदर गति से आगे बढ़ रही है और कहानी में एक रोचकता और एक सुंदरता आपको दिखाई देती है। और
कहानी को पढ़ने में आपका इंटरेस्ट आता है, तो आप एक बार कहानी ज़रूर पढ़िएगा और मेरे ये दोनों वीडियोस आज के एक बार ज़रूर देखिएगा। तो उससे, और जो उस दिन ट्यूसडे को आपको भेजा था, तो एक बार इन तीनों वीडियो को दोबारा देख करके और मेरे नोट्स के साथ और कहानी को पढ़ करके आप इस कहानी के नोट्स ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी कहानी है और इम्पॉर्टेंट भी है, और हाफ ईयरली में भी आएगी और सारे सेक्शंस के बच्चों को इसे पढ़ना है। ठीक है, समझ में आ गया? सो रीड द स्टोरी एंड वन मोर होमवर्क आई एम गिविंग यू। इसके बाद ही मैं आपका बहादुर कहानी भी लूँगी। बहादुर कहानी इसलिए लूँगी क्योंकि 8 साइड के बच्चों को, आपको मैंने उस दिन ट्यूसडे को बताया था कि 8 साइड के बच्चों को ध्रुव यात्रा कहानी नहीं पढ़नी है बोर्ड के लिए, उनकी कट गई है। और साइंस और कॉमर्स वाले बच्चों को, मतलब B1 B2 और कॉमर्स वाले बच्चों को ध्रुव यात्रा कहानी पढ़नी है। तो फिर 8 साइड के बच्चों के लिए, क्योंकि बोर्ड से ही चॉइस आती है, तो हमको भी उसी तरह से क्वेश्चन पेपर बनाना होगा हाफ ईयरली का या प्री बोर्ड का, तो उनके लिए भी एक कहानी होनी चाहिए और इस तरह से आपका बोर्ड का भी एक मेजर पोर्शन कहानी का भी पूरा हो जाएगा। तो इसके बाद हम बहादुर कहानी भी आपकी लेंगे जो कि सारे सेक्शंस के बच्चों को पढ़नी है। तो उस कहानी को एक बार इस कहानी के साथ सरसरे तौर पे पढ़ जाइएगा, ताकि नेक्स्ट वीक जब ट्यूसडे को मैं वो कहानी शुरू करूं तो उसको आप बहुत इजीली समझ सकें। ठीक है, सो टेक केयर, बी सेफ, बी हेल्दी एंड इंक्रीज योर इम्यून सिस्टम, डू सम एक्सरसाइजेस एंड कुछ समय अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बहुत प्यार मोहब्बत से बिताइए, क्योंकि जब एक बार स्कूल खुलेगा ना तो फिर आपके बहुत सारे काम इस बार स्कूल खुलने के बाद बढ़ने वाले हैं, कि आना, फिर नहाना, फिर कपड़े धुल के डालना और सारी चीज़ें, और आपका बोर्ड है तो फिर शायद स्कूल के खुलने के बाद आपको अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठने का इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो एक बार अपने मम्मी पापा के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ भी थोड़ा टाइम ज़रूर दीजिए और बिल्कुल भी आलस मत करिए। घर में रहते हुए बहुत आराम से पढ़ाई आप कर सकते हैं, और मत भूलिए कि आपका बोर्ड है और बोर्ड एग्जामिनेशन ज़रूर होंगे। ये मैं आपको हर तीसरे चौथे दिन याद दिला देती हूँ। नाराज़ मत होइएगा, आपको सही राह दिखाना ही हम लोगों का सबसे पहला कर्तव्य है। तो इसलिए आपको बस याद दिलाती रहती हूँ कि अगर आप रेगुलर रहेंगे स्टडीज़ में तो आप स्लो बट स्टडी विन द रेस वाली बात होगी। और मैं दिल से चाहूँगी कि आप सारे बच्चों का नाम मेरिट लिस्ट में ज़रूर आए और पेपर में बड़े बड़े अक्षरों में हो कि कोरोना महामारी के बावजूद कार्मल गर्ल्स इंटर कॉलेज की लड़कियों ने लहराया अपनी सफलता का परचम। कितना अच्छा लगेगा हम सब के लिए, कितना प्राउड मोमेंट होगा स्कूल के लिए, सिस्टर के लिए, हम टीचर्स के लिए। बस इसीलिए हम चाहते हैं कि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करें। ओके, सो गॉड ब्लेस यू। थैंक यू बेटा।